सोचिए, अगर आपकी दुनिया अचानक बदल जाए, अगर वो सब कुछ जो आप सच मानते थे एक बड़े रहस्य का हिस्सा हो, क्या आप तैयार हैं उस सच का सामना करने के लिए जो पर्दे के पीछे छुपा है? आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसने सदियों से लोगों को हैरान किया है, एक ऐसा प्लान जो दुनिया की किस्मत बदल सकता है। क्या आपने कभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में सुना है? एक ऐसा शब्द जो फिल्मों, न्यूज, डिबेट्स और इंटरनेट पर बार बार सामने आता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? आज हम राल्फ एपर्सन की लिखी एक फेमस और विवादित किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की गहराई में उतरेंगे ताकि इन रहस्यों को समझा जा सके। मिस्टर एपर्सन एक अमेरिकन ऑथर और लेक्चरर थे जिन्होंने सालों तक हिस्ट्री, सीक्रेट सोसाइटीज और पॉलिटिकल इवेंट्स पर रिसर्च की। वो एक मेनस्ट्रीम हिस्टोरियन नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने हिस्ट्री को एक अलग एंगल से देखा, उन डॉट्स को कनेक्ट किया जो दूसरे शायद नहीं देख पाते। उनका गोल ये था कि वो उस चीज को उजागर करें जिसे वो दुनिया को बदलने की एक छिपी हुई योजना मानते थे। राल्फ एपर्सन की बुक जो 1990 में पब्लिश हुई थी, कोई टिपिकल हिस्ट्री टेक्स्ट बुक नहीं है। इसे बहुत से लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का काम कहेंगे। एपर्सन आर्ग्यू करते हैं कि बड़े वर्ल्ड इवेंट्स जैसे वॉर्स, इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल शिफ्ट्स सिर्फ एक्सीडेंट से नहीं होते। वो प्रपोज करते हैं कि इन्हें एक छोटे पावरफुल लोगों के ग्रुप द्वारा ध्यान से प्लान किया जाता है जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। ये ग्रुप, वो क्लेम करते हैं, सदियों से एक्टिव है, अपनी एजेंडा को जनरेशन दर जनरेशन पास करता आ रहा है। ये बुक उनके द्वारा अलग अलग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, राइटिंग्स और सिंबल्स से इकट्ठा किए गए एविडेंस को प्रेजेंट करने की उनकी कोशिश है ताकि वो इस बोल्ड क्लेम को सपोर्ट कर सकें। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है जिसके बारे में बुक बात करती है? राल्फ एपर्सन के अनुसार यह एक सिंगल ग्लोबल गवर्नमेंट बनाने की एक सीक्रेट प्लान है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां भारत, अमेरिका, चीन जैसे कोई इंडिविजुअल देश नहीं होंगे। इसके बजाय सिर्फ एक गवर्नमेंट होगी जो सब कुछ और हर किसी को कंट्रोल करेगी। इस गवर्नमेंट के पास अपनी एक सिंगल आर्मी, अपनी एक सिंगल करेंसी, पैसा और अपना एक सिंगल रिलीजन होगा। यह आइडिया नेशनल बॉर्डर्स, नेशनल प्राइड और कल्चरल डिफरेंसेस को मिटाना है। पूरे प्लेनेट को एक अथॉरिटी के नीचे यूनाइट करना है। यह कॉन्सेप्ट एपर्सन की पूरी बुक का सेंट्रल पिलर है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का गोल, जैसा कि एपर्सन ने डिस्क्राइब किया है, टोटल कंट्रोल है। एलिट्स का छोटा ग्रुप जो कथित तौर पर इसकी प्लानिंग कर रहा है, वो ह्यूमन लाइफ के हर पहलू को मैनेज करना चाहता है। इसमें वो सब कुछ शामिल है जो आप स्कूल में सीखते हैं, जो आप न्यूज में देखते हैं, आप पैसे कैसे कमाते और खर्च करते हैं, और यहाँ तक कि आप क्या मानते हैं। एपर्सन आर्ग्यू करते हैं कि यह सभी मानवता के लाभ के लिए एक शांतिपूर्ण, एकीकृत दुनिया बनाने के बारे में नहीं है। एपर्सन की बुक का एक बड़ा हिस्सा सीक्रेट सोसाइटीज पर फोकस करता है। वो क्लेम करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस सदियों से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ला रहे हैं। वो कौन है? वो कईयों का नाम लेते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी एक ऐतिहासिक ग्रुप था। 1776 में बावरिया में इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडर एडम वेशॉफ्ट। उनके गोल्स थे अंधविश्वास का विरोध, पब्लिक लाइफ पर धार्मिक प्रभाव का विरोध और राज्य की शक्ति के दुरुपयोग का विरोध करना। समूह कुछ सालों में बंद हुआ, पर थ्योरिस्ट कहते हैं कि यह गायब नहीं हुआ। एपर्सन का कहना है कि इल्यूमिनाटी अंडरग्राउंड हो गया और फ्रीमेसन्स में घुसपैठ कर गया। फ्रीमेसोनरी एक पुरानी भाईचारा, लंबे इतिहास, रिचुअल्स और सिंबल्स के साथ। उनकी थ्योरी, इल्यूमिनाटी का प्लान फ्रीमेसनरी के हाई सीक्रेट लेवल्स में डाला गया। फिर इन्फ्लुएंशियल लोग, पॉलिटिशियंस, बैंकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स बिना पूरी जानकारी के भी एक कॉमन गोल की ओर काम करने लगे। बुक ये नेटवर्क जोड़ती है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, द ट्राइलैटरल कमीशन, द बिल्डरबर्ग ग्रुप। एपर्सन की बुक का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट सिंबल्स का उनका एनालिसिस है। वो आर्ग्यू करते हैं कि ये सीक्रेट ग्रुप अपने प्लान्स और बिलीव्स को प्लेन साइट में कम्युनिकेट करने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल करता है, उन लोगों से छिपाकर जो कोड नहीं जानते। सबसे फेमस एग्जाम्पल जो वो यूज करते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स की ग्रेट सील है, जिसे आप एक डॉलर के बिल के पीछे देख सकते हैं। वो सील के रिवर्स साइड पर फोकस करते हैं जो एक पिरामिड को टॉप पर एक आंख के साथ दिखाता है। इसे आई ऑन ऑफ प्रोविडेंस के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर लोगों के लिए यह भगवान को मानवता की देखभाल करते हुए रिप्रेजेंट करता है। हालांकि एपर्सन एक बहुत ही अलग इंटरप्रिटेशन ऑफर करते हैं।
वो क्लेम करते हैं कि अनफिनिश्ड पिरामिड न्यू वर्ल्ड ऑनर्डर के वर्क इन प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। इस नए ग्लोबल सोसाइटी को बनाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। टॉप पर ओनल सीइंग आई, वो आर्ग्यू करते हैं बाइबल के भगवान की आंख नहीं है बल्कि एक अलग देवता की आंख है, एक ग्रेट आर्किटेक्ट जिसे ये सीक्रेट सोसाइटीज पूजती है। वे इस आंख को प्राचीन इजिप्शियन सिंबल्स जैसे आईओन ऑफ हॉरस से कनेक्ट करते हैं। पिरामिड के नीचे लिखा लैटिन फ्रेज नोवस ऑनर्डो सेक्लोरम, जिसका आधिकारिक तौर पर अनुवाद ए न्यू ऑनर्डर ऑन द एजेज होता है, एपर्सन द्वारा उनके गोल के सीधे सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक न्यू वर्ल्ड ऑनर्डर बुक दूसरे सिंबल्स को भी डिकोड करती है। उदाहरण के लिए एपर्सन 5 पॉइंटेड स्टार या पेंटाग्राम पर चर्चा करते हैं। पैसे को कंट्रोल करो और तुम दुनिया को कंट्रोल कर लोगे। ये न्यू वर्ल्ड ऑनर्डर की एक सेंट्रल थीम है। वे कहते हैं एक वर्ल्ड गवर्नमेंट तभी कामयाब हो सकती है जब एक वर्ल्ड इकोनॉमी हो। बुक सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम्स पर ध्यान देती है, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में फेडरल रिजर्व के निर्माण पर। ज्यादातर लोग सोचते हैं फेडरल रिजर्व एक गवर्नमेंट एजेंसी है। एपर्सन कहते हैं यह असल में एक प्राइवेट कॉरपोरेशन है। यह प्राइवेट कॉरपोरेशन पावरफुल प्राइवेट बैंक्स के कंसोर्टियम के स्वामित्व में है। इनके पास पैसा बनाने और गवर्नमेंट को इंटरेस्ट के साथ उधार देने की शक्ति है। एपर्सन इसे एक रणनीतिक ट्रैप कहते हैं। जब गवर्नमेंट को वॉर, सोशल प्रोग्राम्स या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे चाहिए तो वह फेडरल रिजर्व से उधार लेती है। गवर्नमेंट को वह पैसा प्लस इंटरेस्ट चुकाना होता है। इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है। एपर्सन के अनुसार इनकम टैक्स जनता से प्राइवेट इंटरनेशनल बैंकर्स को पैसे ट्रांसफर करने का सिस्टम है। यह वही बैंक है जो सेंट्रल बैंक के मालिक हैं। वे कहते हैं यह कर्ज बनाने का सिस्टम नेशंस को कर्जदार बनाकर रखता है। एपर्सन यह विचार ग्लोबल स्केल पर ले जाते हैं। वे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की ओर इशारा करते हैं। अभी हमने जिस इकोनॉमिक प्लान पर चर्चा की वह पॉलिटिकल एजेंडा के साथ मिलकर चलता है। राल्फ एपर्सन के अनुसार न्यू वर्ल्ड ऑनर्डर का अल्टीमेट पॉलिटिकल गोल सभी नेशंस की सॉवरेंटी को खत्म करना और उन्हें एक सिंगल ग्लोबल स्टेट में मिला देना है। यह प्रक्रिया धीमी और क्रमिक है। यह किसी इन्वेजन से रातों रात नहीं होता। यह कई स्टेप्स के माध्यम से होता है। इंडिपेंडेंट कंट्रीज को पुराना और इनएफिशिएंट दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह बुक आर्ग्यू करती है कि यूनाइटेड नेशंस या यूएन जैसे इंटरनेशनल बॉडीज इस पॉलिटिकल ट्रांजिशन के प्राइमरी व्हीकल्स हैं। एपर्सन यूएन को शांति स्थापित करने वाली संस्था के रूप में नहीं बल्कि भविष्य की विश्व सरकार के ढांचे के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशंस पहले से ही एजुकेशन, हेल्थ और अन्य क्षेत्रों पर ग्लोबल पॉलिसीज बनाते हैं। क्लाइमेट चेंज, ट्रेड, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स का इस्तेमाल डिसीजन मेकिंग पावर को नई दिल्ली या वॉशिंगटन डीसी से इंटरनेशनल कमिटीज में धीरे धीरे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। हर साइन की हुई ट्रीटी नेशनल इंडिपेंडेंस की दीवार से हटाई गई एक और ईंट है। इस स्ट्रेटेजी का एक प्रमुख हिस्सा एपर्सन का दावा है क्राइसिस और सॉल्यूशन का सिद्धांत है, जिसे कभी कभी हेगेलियन डायलेक्टिक कहा जाता है। थीसिस, यह एक युद्ध, एक आतंकवादी हमला, एक इकोनॉमिक कोलैप्स या एक महामारी हो सकता है। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के अलावा न्यू वर्ल्ड ऑनर्डर के एजेंडा में सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा प्रोग्राम थॉट्स, बिलीव्स, वैल्यूज शेप करना ताकि वे ग्लोबल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करें। प्राइमरी टारगेट, एजुकेशन सिस्टम, स्कूलों में जो सिखाया जाता है, पैट्रियोटिज्म बदला जाता है। ग्लोबलिज्म प्रमोट बच्चों को पहले दुनिया के नागरिक के रूप में फिर अपने देश के नागरिक के रूप में सिखाया जाता है। ट्रेडिशनल हिस्ट्री बदली जाती है। नेशनल हीरोज इंडिपेंडेंस, ग्लोबल प्रॉब्लम्स, कलेक्टिव सॉल्यूशंस, सोशल इंजीनियरिंग के लिए एक और पावरफुल टूल मेनस्ट्रीम मीडिया है। कुछ कॉरपोरेशंस कंट्रोल करते हैं। अखबारों, टेलीविजन नेटवर्क्स, मूवी स्टूडियोज, इंफॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल करना, पब्लिक ओपिनियन को शेप देना, ट्रेडिशनल रिलीजन्स को कमजोर करने की चर्चा, खासकर क्रिश्चियनिटी, जिसे बड़ी बाधा माना जाता है। अब इन सभी चौंकाने वाले क्लेम्स को सुनने के बाद हमारे लिए एक कदम पीछे हटना और क्रिटिकली सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम यह पहचानें कि क्या वेरिफिएबल फैक्ट है और क्या इंटरप्रिटेशन या थ्योरी है। एपर्सन की बुक में कई फैक्ट्स हैं। इल्यूमिनाटी एक असली हिस्टोरिकल ग्रुप था। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, बिल्डरबर्ग ग्रुप,
असली ओन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पावरफुल लोग मिलते हैं। फेडरल रिजर्व वास्तव में एक प्राइवेट एंटिटी है, न कि एक डायरेक्ट गवर्नमेंट ब्रांच। नोवस ऑर्डर सेक्लोरम फ्रेज वास्तव में $1 के बिल पर है। निष्कर्ष में राल्फ एपर्सन की द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल बुक है। यह इसलिए नहीं कि यह जरूरी सच है, बल्कि इसलिए कि यह शक्ति के प्रति एक गहरे अविश्वास को दर्शाती है जो कई लोग महसूस करते हैं। चाहे यह वास्तविक कॉन्स्पिरेसी हो या एक भव्य मिथक, यह बुक हमें फ्रीडम, कंट्रोल और मानवता के भविष्य के बारे में असहज सवाल पूछने के लिए मजबूर करती है। और उन सवालों को पूछना हमेशा सच खोजने की ओर पहला कदम होता है। जैसे ही हम भारत की ओर देखते हैं, सवाल उठता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का विचार हमारे अपने देश को कैसे प्रभावित करता है। जहां कई कॉन्सेप्ट्स दूर के लग सकते हैं, वहीं ग्लोबल इवेंट्स और पॉलिसीज अक्सर भारत की पॉलिटिक्स पर जबरदस्त असर डालती है। इकोनॉमी पर असर, सोसाइटी पर असर, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दूर के बोर्डरूम में लिए गए फैसले इंडियन मार्केट्स में रोजमर्रा की चीजों की कीमत को अफेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक अलायंस, ग्लोबल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को शेप देते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इन्वेस्टमेंट फ्लो, जॉब मार्केट और लोकल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पर असर डालते हैं। सोशली, ग्लोबल मीडिया और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के जरिए इंफॉर्मेशन और कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन का फैलना, यह पब्लिक ओपिनियन को अफेक्ट करता है, कल्चरल ट्रेंड्स को प्रभावित करता है, यहां तक कि इलेक्शन के नतीजों को भी अफेक्ट करता है। प्राइवेसी, डिजिटल सॉवरेंटी, कल्चरल आइडेंटिटी, इन डिबेट्स में ग्लोबल फोर्सेस और लोकल वैल्यूज के बीच खिंचाव महसूस होता है। भारत अपनी विशाल आबादी और यूनिक चैलेंजेस के साथ ग्लोबल इन्फ्लुएंस और लोकल एस्पिरेशन के चौराहे पर खड़ा है। जैसे ही हम इस कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप को नेविगेट करते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कहानी सिर्फ एक दूर की थ्योरी नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत बन जाती है। एक ऐसी हकीकत जिसे हर नागरिक से अवेयरनेस की डिमांड है, क्रिटिकल थिंकिंग की डिमांड है और इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन की डिमांड है। जैसे जैसे हम डिस्कशन के हार्ट तक पहुंचते हैं, अब टाइम आ गया है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के आसपास चल रही डिबेट को एक्सप्लोर करने का। एक साइड पर सपोर्टर्स यह आर्ग्यू करते हैं कि एक यूनिफाइड ग्लोबल अप्रोच शांति ला सकता है, एक यूनिफाइड ग्लोबल अप्रोच स्टेबिलिटी ला सकता है, एक यूनिफाइड ग्लोबल अप्रोच कोऑर्डिनेटेड सॉल्यूशंस ला सकता है। वे एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबल सिस्टम के तहत इंप्रूव्ड इंटरनेशनल कोऑपरेशन की पोटेंशियल को हाईलाइट करते हैं। वे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की पोटेंशियल को हाईलाइट करते हैं। वे इकोनॉमिक ग्रोथ की पोटेंशियल को हाईलाइट करते हैं। लेकिन दूसरी साइड पर क्रिटिक्स छिपे हुए खतरों की वार्निंग देते हैं। वे नेशनल सॉवरेंटी के इरोड होने के रिस्क की बात करते हैं। वे इंडिविजुअल फ्रीडम्स के लिए थ्रेट्स का इशारा करते हैं और वे कुछ ही लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड अनचेक्ड पावर की पोटेंशियल की तरफ इशारा करते हैं। कई लोगों को यह फियर है कि ऐसी सेंट्रलाइजेशन से कल्चरल आइडेंटिटीज का लॉस हो सकता है और अकाउंटेबिलिटी कम हो सकती है। दोनों साइड्स डिबेट में कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स लाते हैं। सपोर्टर्स एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करते हैं जहां ह्यूमैनिटी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए एक साथ काम करती है, जबकि क्रिटिक्स कॉशन बरतने की अर्ज करते हैं। क्रिटिक्स डाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। क्रिटिक्स ट्रांसपेरेंसी के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। क्रिटिक्स लोकल कंट्रोल के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। तो आप कहां खड़े हैं? क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक ब्राइटर, ज्यादा यूनिफाइड वर्ल्ड की तरफ एक रास्ता है, या हर नेशन को यूनिक बनाने वाली चीज को खोने की तरफ एक स्टेप? जैसे ही आप इन पर्सपेक्टिव्स पर रिफ्लेक्ट करते हैं, याद रखें, समझने की जर्नी सही क्वेश्चंस पूछने से शुरू होती है। जैसे जैसे हम अपनी इस खोज के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, यह साफ है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर बातचीत बहुत कॉम्प्लेक्स है और अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है। इस पूरी जर्नी में हमने छुपे हुए मोटिव्स को उजागर किया है, रिस्क और रिवॉर्ड्स पर डिबेट की है और देखा है कि कैसे पावरफुल आइडियाज सोसाइटीज को आकार दे सकते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन से भरी दुनिया में सबसे वैल्यूएबल स्किल है इंडिपेंडेंट थिंकिंग। किसी भी बात को ऐसे ही मान लेने के बजाय सवाल पूछो, भीड़ के पीछे चलने के बजाय गहराई में जाओ और एविडेंस को खुद से जांचो। याद रखो, हिस्ट्री ने हमें दिखाया है कि प्रोग्रेस अक्सर उन लोगों से आती है जो स्टेटस को चैलेंज करने और सच को खोजने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे आप आशा की ओर झुक रहे हो या स्केप्टिसिज्म की ओर, आपका पर्सपेक्टिव मायने रखता है। हम आपको इनकरेज करते हैं, क्यूरियस रहो, क्रिटिकल रहो, सवाल पूछना कभी बंद मत करो।
इस विचार उत्तेजक जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नॉलेज की तलाश जारी रखो, अपना दिमाग खुला रखो।